हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं ज़िंदगी का तसलसल। और आज हम लोग जानेंगे न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स और डीएनए के बारे में। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि न्यूक्लियस कैसा दिखता है। ये है आपका न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस एक्चुअली में दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ठीक है, इस दोहरी झिल्ली को हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। ये है आपका न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं जहाँ से चीज़ें जो है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आती हैं। इस छोटे छोटे पोर्स को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये है आपका न्यूक्लियर पोर। ठीक है, इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन का बना एक गोल दानेदार जैसा हिस्सा भी होता है जो कि न्यूक्लियस कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं गोल दानेदार जैसा हिस्सा, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर एक गाढ़ा रंग का गाढ़ा रकीक मादा पाया जाता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बताई भी हूँ इस न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में। ठीक है, और अब सबसे अहम हिस्सा जो न्यूक्लियस का है वो है ये धागा नुमा हिस्सा। ये देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस में एक्चुअली में बहुत सारे बारीक रेशों का एक जाल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिन रेटिक्यूलम। ये धागा नुमा हिस्सा है क्रोमेटिन का रेशा। ठीक है, ये क्रोमेटिन का रेशा एक्चुअली में दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। एक होता है डीएनए और दूसरा होता है प्रोटीन। ठीक है, ये डीएनए को हम लोग डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये क्रोमेटिन का रेशा ही एक्चुअली में खुलिया की तकसीम के दौरान बहुत ज़्यादा कॉइल्ड हो जाता है और छोटा और मोटा बनकर एक ख़ास शक्ल का बन जाता है। ये वो कुछ इस तरह से दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। तो एक्चुअली में क्रोमोसोम्स क्या है? क्रोमोसोम्स ये क्रोमेटिन का रेशा ही है। जब खुलिया की तकसीम शुरू होती है ना, उस वक्त ये सारे रेशे जो है आपस में मिलने लगते हैं और क्वाइल्ड होने लगते हैं। इस तरह करके बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड होकर ये कुछ इस तरह की शक्ल बनाते हैं जो क्रोमोसोम्स कहलाता है। ठीक है, ये क्रोमोसोम्स एक जगह पे काफ़ी सिकुड़ा हुआ होता है जिसे हम लोग सेंट्रोमेयर कहते हैं। इसका क्या नाम है? सेंट्रोमेयर। ठीक है, जब न्यूक्लियस की तकसीम होती है ना, तो ये सेंट्रोमेयर ही ऐसी जगह है जहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स आकर चिपक जाते हैं और जिस वजह से क्रोमोसोम्स की डिवीजन होती है, क्रोमोसोम्स की तकसीम होती है। ये स्पिंडल फाइबर्स क्या है, ये मैं जब सेल डिवीजन आपको बताऊंगी उस वक्त मैं आपको इसका पूरा डिटेल्स बताऊंगी। ओके, तो आपको यहाँ से ये पता चला कि क्रोमेटिन का जो रेशा है वो ही एक्चुअली में क्रोमोसोम्स है, बस उसकी एक बदली हुई शक्ल है। चलिए इसे हम एक और अच्छे डायग्राम के ज़रिए समझते हैं। ये देखिए, ये है आपका खुलिया, खुलिया के अंदर ये है आपका न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर ये है क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है? क्रोमेटिन के धागे का। तो जब हम लोग जूम करके इस क्रोमेटिन के धागे के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि एक धागा है जो मोती में इस तरह करके लिपटा हुआ है। तो ये जो धागा नुमा हिस्सा है वो डीएनए है और जो मोती नुमा हिस्सा नज़र आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, क्रोमेटिन में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक होता है हिस्टोन प्रोटीन और दूसरा होता है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए जिस प्रोटीन में लिपटा हुआ होता है उसको हम लोग हिस्टोन प्रोटीन बोलते हैं और कुछ प्रोटीन जो है वो डीएनए के आसपास चारों तरफ इस तरह से बिखरे हुए होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के 8 ज़र्रात के गिर्द 2 चक्रों में लिपटा हुआ है। यहाँ देखिए, ये जो है एक हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसमें 8 प्रोटीन के ज़र्रात हैं। ठीक है, तो ये धागा जो है वो 8 प्रोटीन के ज़र्रात में 2 चक्रों में लिपटा हुआ है। इस शक्ल को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। तो इस तरह से ये एक न्यूक्लियोसोम हुआ,
ये दूसरा न्यूक्लियोसोम हुआ, ये तीसरा न्यूक्लियोसोम हुआ। इस तरह क्रोमेटिन में बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्रोमेटिन में दो तरह के प्रोटीन पाए जा रहे हैं, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? वो प्रोटीन जिसमें डीएनए का धागा लिपटा हुआ होता है उसे हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं, और जो प्रोटीन्स डीएनए के आसपास में बिखरे पड़े होते हैं वो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब इस प्रोटीन को हटाकर सिर्फ डीएनए को देखते हैं। ये है डीएनए का धागा। तो जब इसको हम लोग जूम करते हैं तो देखते हैं एक्चुअली में ये सिर्फ एक धागा नहीं है, बल्कि दो धागे आपस में लिपटे हुए हैं। मतलब कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डीएनए दो धागों से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो दो धागे होते हैं आपस में स्प्रिंग की तरफ पूरे कॉइल्ड होकर एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। आप ये देख पा रहे हैं, यहाँ दो धागे हैं आपस में लिपटे हुए हैं स्प्रिंग की शक्ल से। ठीक है, इस शक्ल को हम लोग बोलते हैं डबल हेलिक्स। इसीलिए बोला जाता है कि डीएनए जो है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए के स्ट्रक्चर को कैसा स्ट्रक्चर बोला जाता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को एक्चुअली में ना दो साइंसदानों ने बताया था, वॉटसन एंड क्रिक। ये वॉटसन और क्रिक पहली बार ये बताया कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जब हम इस रेशे को और जूम करेंगे तो क्या देखते हैं कि एक्चुअली में ये रेशा है ही नहीं, ये एक सीधा धागा नहीं है, बल्कि दोनों रेशे बेशुमार छोटी 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 इकाइयों से बने हुए होते हैं। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयाँ जो हैं वो जंजीर की तरह आपस में जुड़कर एक स्ट्रैंड बनाती हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, इसमें हर इकाई को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ये देख रहे हैं, ये बहुत सारी इकाई नज़र आ रही है, इसमें हर इकाई जो है वो न्यूक्लियोटाइड कहलाती है, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देखेंगे कि इसमें तीन चीज़ें शामिल है। पहला है डीऑक्सीराइबोज शुगर, दूसरा है फॉस्फेट ग्रुप जिसको हम लोग फॉस्फेरिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा है नाइट्रोजन बेस। तो ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। अगेन ये नाइट्रोजन बेस भी दो ग्रुप का होता है, एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पायरीमिडीन। पायरीमिडीन। ठीक है, अब इस प्यूरीन ग्रुप में दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एक होता है एडेनिन और दूसरा होता है ग्वानिन। अगेन पायरीमिडीन में भी दो होते हैं, दो नाइट्रोजन बेस है, एक होता है साइटोसिन और दूसरा होता है थाइमीन। तो एक न्यूक्लियोटाइड की शक्ल कुछ ऐसी होगी। देखिए, यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ अटैच होगा, जिसको हम लोग पेंटोज शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस के साथ अटैच होता है। ठीक है, दूसरे जंजीर का नाइट्रोजन बेस फिर इस जंजीर के साथ अटैच होता है, और इस नाइट्रोजन बेस के साथ दूसरे स्ट्रैंड का राइबोज शुगर अटैच होता है, और अगेन ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। इसकी शक्ल हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए, यहाँ फॉस्फेट ग्रुप है, उसके बाद ये आपका डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और ये है आपका एक नाइट्रोजन बेस, इसमें है एडेनिन। अब याद रखने की बात ये है कि जो चार नाइट्रोजन बेस हैं उसकी ही अरेंजमेंट्स अलग अलग हैं।
मतलब एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ अटैच होता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ अटैच होता है। ठीक है, इसे हम इस नक्शे के ज़रिए अच्छे से ही समझ पा रहे हैं। ठीक है, इस चारों नाइट्रोजन बेस के मुख्तलिफ अंदाज में सजे होने से ही जानदार में मुख्तलिफ किस्म की खसूसियात का इजहार होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर AT एडेनिन ज्वाइन है थायमिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ। तो ये एक प्रॉपर अरेंजमेंट बता रहा है कि आपकी आंखें काली हैं। अब मान लिया इसमें एक स्लाइड एक थोड़ा सा चेंज आ जाए, इस साइड में T हो जाए और इस साइड में A हो जाए, तो हो सकता है वो आपको दूसरी खसूसियात बताएगा। वो बता देगा कि नहीं, आपकी आँख काली नहीं है बल्कि आपकी आँख भूरी है। ठीक है, तो ये तरतीब जो है ये बहुत ज़्यादा हमारे खसूसियात पे मुनहसर करती है, ये कम्प्लीटली हमारे खसूसियात पे मुनहसर करती है। इसके अरेंजमेंट्स ही हमें बताते हैं कि हमारे अंदर कौन कौन सी खसूसियात जाएगी या कौन कौन सी खसूसियात होगी। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड की इस तरतीब को हम लोग जेनेटिक कोड बोलते हैं। ठीक है, ये जो इस तरह से तरतीब से जो सजा हुआ है, इस तरतीब को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक कोड। अब DNA का एक ख़ास हिस्सा जो सिर्फ एक खसूसियात का इजहार करता है, इस एक हिस्से को हम लोग बोलते हैं जीन। ठीक है, तो एक DNA में क्या है, बहुत सारे जीन पाए जा रहे हैं। इसी तरह देखिए अब दूसरा में है, यहाँ पे अगर आपका TA फिर से आ गया, GC फिर से आ गया, तो क्या क्या ये एक दूसरी खसूसियात बताया, तो ये हो गया दूसरा जीन। इसी तरह दूसरा अरेंजमेंट्स दूसरी खसूसियात बताएगा, तो उस तरह वो हो गया तीसरा जीन। तो जीन क्या है, जीन DNA का एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें नाइट्रोजन के बेस जो हैं वो एक ख़ास अंदाज में सजे होते हैं और ये जानदार की किसी एक खसूसियात का इजहार करता है। तो इस छोटे हिस्से को हम लोग जीन कहते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने न्यूक्लियस, क्रोमोसोम और DNA के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग खुलिया की तकसीम और उसकी मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में जानेंगे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।